हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर साइंस क्लासेस में आपको क्लास 10 टर्म 2 सीबीएसई सैंपल पेपर पार्ट 1, जिसमें मैं आपको सीबीएसई सैंपल पेपर द्वारा जो साइंस में क्वेश्चन दिया गया उससे रिलेटेड क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने का प्रयास किया। पहला जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि एक टेबल है, इस टेबल में कुछ एलिमेंट दिया हुआ और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया गया, जैसा कि पी क्यू आर एस एलिमेंट को बिलोंग्स किया गया है और उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जैसे पी का है तो 2,6, क्यू का है तो 2,8,1, आर का है 2,8,7 और एस का है 2,8,8। ये कोई एलिमेंट्स नहीं है, कोई एलिमेंट्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई विच एलिमेंट, और ब्रैकेट में एस लिख दिया, इसका मतलब एलिमेंट एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, विल फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स विद द कार्बन। तो कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? जब किसी नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में अगर रिएक्शन हो तो ही कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कोवैलेंट बॉन्ड बन कब सकता है? जब नॉन मेटल के साथ नॉन मेटल का रिएक्शन होता है। अगर मेटल और नॉन मेटल के बीच में होगा तो आयोनिक बॉन्ड होगा, और कोवैलेंट बॉन्ड कब होगा? जब नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में होगा। तो यहाँ हम जानते हैं कि कार्बन तो एक नॉन मेटल है और कोवैलेंट बॉन्ड तभी होगा जब नॉन मेटल के साथ नॉन मेटल। तो डैट मीन्स हमें नॉन मेटल खोजना होगा, और नॉन मेटल हम कैसे खोज सकते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद अगर किसी संख्या के लास्ट में 4, 5, 6 और 7, किसी संख्या के लास्ट में अगर 4, 5, 6 और 7 होगा तो उसे नॉन मेटल बोलेंगे। तो यहाँ सामने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर आप देखोगे तो पहला जो P है उसके लास्ट में 6 आ रहा, सेकंड जो है Q उसके लास्ट में 1 आ रहा, R के लास्ट में 7 आ रहा और S के लास्ट में 8 आ रहा। दैट मीन्स P और R के लास्ट में 6 और 7 है, और मैंने बताया नॉन मेटल के लिए लास्ट में 4, 5, 6 और 7 होना चाहिए। तो डैट मीन्स इसका जो राइट आंसर होगा P और R, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद लास्ट में 4, 5, 6, 7 में से P के पास 6 है और R के पास 7 है, तो ये दोनों नॉन मेटल हो गया और कार्बन भी नॉन मेटल है, इसलिए कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट है कि कार्बन जो है वह किसी एक एलिमेंट के साथ जो टेबल में दिया उससे जब रिएक्ट करता है तो बहुत सारा कंपाउंड बना सकता है। इसका क्या रीज़न है? तो सिंपल है कि कार्बन जो है वह टेट्रावैलेंसी है और साथ ही साथ ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी को शो करता है, और कार्बन कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करने के कारण सेल्फ कंबाइन करके एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड टू आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक आपका टेबल बना हुआ है, तो टेबल जो बना है तो मैं उतना क्लियर टेबल तो नहीं बनाया, लेकिन उससे क्वेश्चन रिलेटेड हम क्वेश्चन को डील करना चाह रहे हैं। तो ये आपका टेबल बना हुआ है और मैंने ऊपर मेंशन कर दिया कि ये आपका ग्रुप 1 शो कर रहा है, ये 2 शो कर रहा है, और 16 और 17 केवल मेंशन कर दिए कि आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन जो है वह किस ग्रुप से रिलेटेड दिया हुआ है। तो आपका ग्रुप 2 में W लिखा हुआ है, ग्रुप आपका जो 16 है उसमें Y लिखा हुआ है, और ग्रुप 17 जो है उसमें Z दिया हुआ है। पूछा जा रहा है कि किस दो एलिमेंट के बीच में विच एलिमेंट्स वुड रिएक्ट टुगेदर टू फॉर कोवैलेंट बॉन्ड। तो अभी मैंने बताया था कि कोवैलेंट बॉन्ड वही होगा जो नॉन मेटल रिएक्ट करेगा, और नॉन मेटल जो होता है वह आपका ग्रुप नंबर 14, 15, 16, 17, ग्रुप नंबर 14, 15, 16, 17 जो होता है वह नॉन मेटल होता है, और इस टेबल के हिसाब से 16 में आ रहा है आपका Y और 17 में आ रहा है Z। दैट मीन्स आपका राइट आंसर Y और Z होगा, क्योंकि Y और Z दोनों नॉन मेटल है और नॉन मेटल आपस में कंबाइन करके कोवैलेंट बना रहेगा। या W भी दिया हुआ, लेकिन W जो है ग्रुप नंबर 2 है, दैट मीन्स वह मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिटवीन द टू एलिमेंट W और Z में किसके का बिगर एटॉमिक रेडियस है। तो एटॉमिक रेडियस जो है वह डिपेंड करता है नंबर ऑफ सेल पर। जितना नीचे पीरियड में हम जाएंगे उतना सेल बढ़ जाएगा। तो मान लेते हैं कि W हम जो देख रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू आपका पीरियड, आप देखो तो ध्यान से ये 4 नंबर में आ रहा है, 1, 2, 3, ये जो भी है W जो है
वो एज कंपेयर टू जेड, डब्ल्यू जो है एज कंपेयर टू जेड ज़्यादा नीचे है, और जो जितना ज़्यादा नीचे जाएगा उसका नंबर ऑफ सेल बढ़ जाए। तो वही लिखा डब्ल्यू इज बिगर बिकॉज व्हेन वी मूव अप टू डाउन, ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है, और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा तो इसका एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर हम लोग लेफ्ट से राइट का बात करते और सेम पीरियड होता तो आपका जो है डिक्रीज होता। तो यहाँ पर अप एंड डाउन का बात हो रहा है, इसीलिए इसमें किसका ज़्यादा एटॉमिक रेडियस होगा, तो W का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 नंबर, जो रिलेटेड टू आपका सोलेनोइड से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका एक बैटरी है, सर्किट है जिसके अंदर में बैटरी है और साथ ही साथ रेजिस्टेंस भी है, सोलेनोइड भी है जैसा कि फिगर दिया हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन दिया हुआ है। तो आपको ये बताना है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। तो सिंपली वे में हम बताया जा सकता है कि स्ट्रॉन्गर कहाँ होता है, तो जहाँ पर आपका क्लोजनेस होता है। तो डैट मीन्स आप देखो तो 2-3 लाइन दिया हुआ है, तो जो लाइन जितना ज़्यादा क्लोज होगा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, जो लाइन जितना दूर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही होगा। इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया कि आपका क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जो लाइन जितना क्लोज होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट हैपेंस टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन भी रिवर्स हो जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड विल ऑल्सो बी रिवर्स्ड। डैट मीन्स अगर हम एक चीज़ रिवर्स करेंगे, अगर आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स होगा तो करंट रिवर्स हो जाएगा, करंट को रिवर्स करेंगे तो आपका, तो सिंपली वे में बोला कि करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा, तो करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन जो है वह रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब देखते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर मोटर से है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक मोटर है जिसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिया हुआ है, और साथ ही साथ इसमें आपको बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। तो आपको क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि आपको एक सिंपल मोटर है जो स्कूल में लेबोरेटरी में बनाया गया है, और एक्सिल दिया हुआ हॉर्सशू टाइप मैग्नेट से इंसुलेटेड, मैग्नेट से कनेक्ट है। तो ये बताना पहला क्वेश्चन में ये है कि अगर आपका डायरेक्शन ऑफ करंट ए से बी की ओर जा रहा है, तो ए से बी की ओर अगर करंट का फ्लो करेंगे तो फोर्स किधर लगेगा, तो याद रखिएगा अगर करंट ऊपर की ओर जाएगा तो फोर्स डाउनवर्ड लगेगा अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अगर फोर्स कहाँ जा रहा है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से अगर हम ऐसे करके फिगर्स करेंगे तो अगर हमारा ये करंट का डायरेक्शन अगर ऊपर की ओर गया तो फोर्स नीचे की ओर लगेगा, अगर करंट का डायरेक्शन नीचे की ओर आया तो फोर्स ऊपर कर लगेगा। तो अब फिगर के हिसाब से ए बी को देखो तो ए बी नीचे से ऊपर की ओर जा रहा करंट, यहाँ जो सिंबल बना हुआ है ये जो एरो दिया हुआ ए से बी ऊपर की ओर जा रहा है, तो इस कंडीशन में आपका करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, जिसके कारण फोर्स जो है वह डाउनवर्ड हो जाएगा, और सी से डी नीचे की ओर आ जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड होगा तो फोर्स हमारा अपवर्ड होगा। दैट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन होता है। तो यह क्वेश्चन ये दिया हुआ था कि अगर हमारा फॉर द पोजीशन दैट मीन्स ए से बी दिया हुआ है तो डायरेक्शन ऑफ करंट अगर ए से बी दिया हुआ तो फोर्स क्या होगा, तो फोर्स जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो डाउनवर्ड। अब पूछ रहा है कि अगर करंट जो है वो बी से सी की ओर जा रहा है तो उस कंडीशन में फोर्स किधर लगेगा, तो याद ये रखना है कि नॉर्थ से साउथ हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है वह नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होता है, और बीसी जो है वह मैग्नेटिक फील्ड का लाइन ही शो कर रहा है। तो कोई भी करंट अगर मैग्नेटिक फील्ड के लाइन में अगर रहता है तो फोर्स एक्सर्ट नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और डायरेक्शन ऑफ करंट एक दूसरे का परपेंडिकुलर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट बी से सी जो है वह मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, इसलिए आपका जो
बिकॉज BC इज द सेम डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। पूछ रहा है कि क्यों नहीं कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि BC जो है वो सेम डायरेक्शन में है जो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है। और एक क्वेश्चन और देख लीजिए जो रिलेटेड टू हमारा पीरियोडिक टेबल से है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसमें दिया हुआ है कि एक एलिमेंट को चूज करना है जो पीरियड नंबर 3 है। पीरियड नंबर में 3 में जैसे आता सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये आता है वो पीरियड नंबर 3 है। तो पीरियड नंबर 3 से कुछ एलिमेंट को चूज करना है और साथ ही साथ आपको एग्जाम्पल देना, उसका रीजन भी बताना। तो पहला पूछ रहा है कि सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ द डायमंड। तो डायमंड क्या है, तो कार्बन है। डायमंड क्या है, तो कार्बन है। तो कार्बन का मतलब ये हो गया कि उसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। तो वैसा एलिमेंट खोजिए जो ग्रुप नंबर 3 में, सॉरी पीरियड नंबर 3 हो और उसके आउटर मोस्ट में 4 हो। क्योंकि पहले बोल दिया कि जो दिया इससे रिलेटेड ही लेना और साथ ही साथ आपको पीरियड नंबर 3 का भी यूज करना है। तो पीरियड नंबर 3 में आपको ऐसे एलिमेंट को चूज करना जिसके लास्ट में 4 हो। तो पीरियड नंबर 3 का मतलब 3 सेल होगा, तो पहला 2 आ गया, सेकेंड वाला में 8 आ गया और थर्ड वाला 4। तो 2 8 10 और 4 14। 14 किसका होता है, तो सिलिकॉन का हो गया। सेकेंड में क्या है, वैसा एलिमेंट खोजे जिसका वैलेंसी लिथियम के बराबर होता है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 3 है, तो उसके हिसाब से 2 और 1 होगा। तो पीरियड नंबर 3 में क्या आता है, 2 8 1, किसके लास्ट में 1 आता है, तो सोडियम के लास्ट में। तो आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम। और लास्ट में दिया हुआ है कि आपको वेरिएबल वैसा एलिमेंट खोजना जिसका वेरिएबल वैलेंसी हो और वह किसको बिलोंग्स करे, तो ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप नंबर 16। तो ऑक्सीजन फैमिली के लिए क्या होना चाहिए, तो लास्ट में 6 होना चाहिए। और हमें पीरियड क्या बोला है, तो 3। तो 2 8 6, तो 2 8 6 में आपका कितना हो जाएगा, 16। और 16 एटॉमिक नंबर किसका होता है, तो सल्फर का होता है। तो आज के लिए इतना। मैंने मैथ्स से रिलेटेड सैम्पल पेपर जो है वह मैथ्स क्लास में धनंजय सर क्लासेस में डाल दिया, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन में धनंजय सर साइंस क्लासेस। कल मैं नेक्स्ट जो वीडियो बताऊंगा वह रिलेटेड टू न्यूमेरिकल होगा। आज के लिए इतना।